हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट टू एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1, जिसका हम लोग देख रहे थे एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था कि सोसाइटी का मतलब क्या होता है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, राइट, रिगार्डिंग, और फिर उनके बायलॉस क्या होते हैं, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो हम लोग ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ बेसिक इंट्रोडक्शन, देन विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ पे है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ जनरल बॉडी। अब क्या होता है कि हर एक सोसाइटी में एक जनरल बॉडी होता है। जनरल बॉडी का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ी सोसाइटी है, अब पूरी सोसाइटी को मैनेज करना है, तो उसका एक, आप बोल सकते हो कि एक मैनेजर टाइप में बनाना है, तो जनरल बॉडी होती है। वो जनरल बॉडी का क्या पावर्स एंड फंक्शन है, वो दिया है कि जितने भी मेजर डिसीजन होंगे उसका अप्रूवल जो करेगी वो जनरल बॉडी करेगी। तो जो भी बाय लॉ में अमेंडमेंट करना है, बिजनेस प्लान करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है, मर्जर करना है कि नहीं करना है, एनुअल बजट कितना होगा, ये सब डिसाइड कौन करेगी? जनरल बॉडी करेगी, पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे। ठीक है। सेकेंड क्या करेगी? इलेक्शन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। अब जनरल बॉडी क्या करेगी ओवरऑल? अब मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बोला कि जीएसटी लगाना है, ठीक है। जीएसटी लग गया। अब जीएसटी लग गया तो जीएसटी की काउंसिल है। अब जीएसटी की काउंसिल पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी कि भाई जो भी जीएसटी काउंसिल की जो भी मीटिंग होगी वो सब डिसीजन हम लोग को लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर जीएसटी काउंसिल आया और जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेगी कि ये सब होना चाहिए, राइट। तो है क्या, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके अंदर जीएसटी आता है और जीएसटी के अंदर आता है जीएसटी काउंसिल, वो डिसीजन लेती है। तो सेम वे में जनरल बॉडी है, ये पूरे सोसाइटी के लिए डिसीजन लेती है। अब इसके अंदर क्या आता है? मैनेजिंग कमेटी। अब बॉडी बहुत बड़ी है, अब इसको मैनेज करना है, तो वो एक कमेटी बना देगी कि भाई ये सब काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे डिसीजन ले लेंगे। अब वो डिसीजन को एग्जीक्यूट जो करना है वो मैनेजिंग कमेटी करेगी। तो क्या क्या मैनेजिंग कमेटी का काम रहेगा वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसी के बाद थोड़ा आने वाला है। तो मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन करती है और उसको इलेक्ट करती है जो डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करेगी। फिर फाइनेंशियल ओवरसाइट, ये जनरल बॉडी कर रही है। पहला तो मेजर डिसीजन लेगी, फिर मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन करेगी, फिर फाइनेंशियल ओवरसाइट करेगी, जितना भी उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रिव्यू और अप्रूव करेगी। फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर मेंबर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो गया हो या मैनेजिंग कमेटी में कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो उसका ध्यान कौन रखेगा? जनरल बॉडी ध्यान रखेगी। तो ये इट इज़ लाइक ए स्कूल के अंदर छोटे छोटे क्लासरूम्स, तो क्लासरूम को मैनेज करने के लिए सीआरस होते हैं, राइट। उस तरीके से, इस तरीके से काम करता है ये। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज। बायलॉ में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है रूल्स एंड रेगुलेशन में तो उसका प्रपोज करो, वोट करेंगे, जनरल बॉडी प्रपोज करेगी, वोटिंग करेगी, लेकिन उसमें 2/3 मेजॉरिटी से ही उसको पास करना होगा। कि कोई भी बायलॉ में अगर अमेंडमेंट करना है तो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। 2/3 का मतलब क्या है? अगर 3 लोग हैं तो 3 में से 2 लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, तो वो अमेंडमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से मेंबर को अगर निकालना है तो 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी, तो 4 लोग हैं तो 3 लोग बोलना चाहिए कि भाई इन्होंने वायलेशन किया है, इस मेंबर को निकाल दो। तो ये काम कौन करेगा? ये सब जनरल बॉडी काम करेगी। तो जनरल बॉडी का काम क्या है? मेजर डिसीजन लेती है, मैनेजिंग कमेटी का वो करती है, इलेक्शन करती है, फिर फाइनेंशियल ओवरसाइट करती है, जो भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रिव्यू और अप्रूव करेगी। अगर मेंबर के बीच में मैनेजिंग कमेटी के अंदर कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो उसको रिजॉल्व करेगी। बायलॉ में चेंजेस करना है तो 2/3 लेके बायलॉज में चेंजेस मारेगी, और अगर मेंबर को निकालना है तो 3/4 की मेजॉरिटी के हिसाब से किसी भी मेंबर को एक्सपेल कर सकती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट बोला है पॉलिसी डिसीजन। कोई भी पॉलिसी बनाना है तो सेट करती है पॉलिसी और उसके डायरेक्शन को। अब आते हैं पॉइंट नंबर, तो ये तो इसका पावर्स एंड फंक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजिंग कमेटी। ये जो मैनेजिंग कमेटी है ये डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन देखेगी, किसके? सोसाइटी के। तो इसमें क्या क्या काम करेगी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपनी सोसाइटी का जितना भी फाइनेंस होगा उसको मैनेज करेगी। तो जो सोसाइटी का है, तो अब बोलेंगे सर इधर क्या करेगी? तो देखो ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को
अप्रूव करेगी। यहाँ पे जो डे टू डे उसके फाइनेंस है, जो भी खर्चे आएंगी, जो भी इनकम आएंगी, वो कलेक्ट करना, वो पे करना, वो कौन करेगा? वो कौन करेगा? मैनेजिंग कमेटी करेगी। ठीक है। दूसरा क्या करेगा? प्रॉपर्टी मेंटेनेंस। तो सोसाइटी की जो प्रॉपर्टी है तो उस पर कलर करना है कि नहीं करना है, फिर उसके लिए वॉचमैन की ज़रूरत है कि नहीं, तो ये जनरल बॉडी थोड़ी डिसाइड करेगी। ये तो मैनेजिंग कमेटी, नाम से ही लग रहा है मैनेजिंग, मैनेज करना है, तो ये मैनेज करना है, प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, तो मैनेजिंग कमेटी देखेगी। नेक्स्ट, कंडक्टिंग इलेक्शन। अगर इलेक्शन की ज़रूरत है, इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे हाउसिंग सोसाइटी होता है, उसके अंदर चेयरमैन को इलेक्ट करना है या सेक्रेटरी को इलेक्ट करना है, जो भी है, तो वो सब इलेक्शन को कंडक्ट करेगी। ये इलेक्शन अलग है। ये इलेक्शन जो रहता है ये जनरल बॉडी करती है, ये मैनेजिंग कमेटी को डिसाइड करने के लिए। फिर मैनेजिंग कमेटी अपने में इलेक्शन करती है कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो कुछ, तो उसको अपॉइंट करना है, उस चीज़ को करना है कि नहीं करना है, उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए करती है। फिर है लीगल कंप्लायंस। जितने भी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब लीगल ये कंडीशन है कि कोई भी सोसाइटी है वो मेंबर से सिर्फ 100 रुपया लेगी, एग्जांपल के तौर पे, वो तो 100 रुपया ही ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं लेगी, राइट। मेंबर से अनवांटेड मनी नहीं कलेक्ट करेगी। तो जो रूल्स बना दिए गए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बजट मैनेजमेंट। जो भी बजट बनाया था वो बजट को आपको मैनेज करना होगा। कैसे? तो जनरल बॉडी ने देखो यहाँ पे एनुअल बजट के ऊपर डिसीजन लिया कि इस साल हम लोग सिर्फ 10 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपका वो जो भी आप डिसीजन लोगे, जो भी मैनेज करोगे, वो 10 करोड़ के अंदर ही होना चाहिए। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार पावर टू एनफोर्स परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन। अब ये तो इसके नॉर्मल मैनेजिंग कमेटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब रजिस्ट्रार क्या बोलता है? रजिस्ट्रार बोलता है रिकॉर्ड मेंटेन करो कि ये जो आपने एनुअल बजट बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, ये सब की रिकॉर्ड मेंटेन करो। कौन कौन से रिकॉर्ड यहाँ पे दिया है? तो रजिस्ट्रार बोलेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, जो भी आपने सेल, परचेज, एसेट, लाइबिलिटी से रिलेटेड किया उसका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे, रिटर्न्स रहेंगे, जो भी रजिस्ट्रार बोले कि हमें इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो इन सब का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, क्योंकि रजिस्ट्रार बोलेगा 2 महीने के अंदर सबमिट करो, तो आपको 2 महीने में ही करना पड़ेगा, तो इसलिए बोला गया है कॉम्प्लाई दिस डायरेक्टिव विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। फिर आता है लास्ट पार्ट इसका, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब सोसाइटी का जो एनुअल स्टेटमेंट बनता है, तो वो कमिटी मस्ट प्रिपेयर द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विद इन 45 डेज ऑफ द एंड ऑफ द क्लोजिंग ईयर और विद द एक्सटेंडेड पीरियड स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। अब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन? जनरल बॉडी नहीं बनाएगी, मैनेजिंग कमेटी बनाएगी। तो मैनेजिंग कमेटी को कितने दिन में बनाना है? 45 दिन में बनाना है, ईयर एंडिंग से। तो ईयर एंडिंग अपना कौन सा होता है? 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च से 45 डेज़ के अंदर आपको वो बनाना है। फिर बोलता है कंपोनेंट ऑफ एनुअल अकाउंट। अब इसके अंदर क्या आता है? यही हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हेल्प करेगा। एक आता है रिसिप्ट और डिसबर्समेंट आएगा, दूसरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा आएगा बैलेंस शीट। जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो ये देखने वाले, एक पीएनएल बनेगा और बैलेंस शीट। ये सब भी आता है, दैट वी विल सी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोसाइटी। तो ये 3 टाइप के कंपोनेंट होंगे इसके अंदर, और भी होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है कभी कभी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग भी बनता है, देखो यहाँ पे मैंने ऐसे रेफरेंस के लिए लिखा है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी बनता है। क्योंकि जो सोसाइटी, अब हाउसिंग सोसाइटी में ट्रेडिंग नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, लेकिन कोई सोसाइटी है, शुगर सोसाइटी है समझो एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है शुगर का, और उसका ट्रेडिंग भी होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनेगा, ट्रेडिंग भी बनेगा, दैट वी विल सी इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर बोला है मेंबर्स एक्सेस। मेंबर ये सब ऑफिस आवर्स के दौरान इन सब को एक्सेस कर सकती है। सबमिशन टू द ऑडिटर, ऑडिटर को सबमिट करो। ऑडिट करने के लिए 15 दिन के अंदर जैसे ही बन गया, दिया है ना, कॉपी ऑफ प्रिपेयर्ड अकाउंट मस्ट बी सबमिटेड टू ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ने जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया है उसको सबमिट करो 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। फिर देखा है ये वाला पार्ट हो गया, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये भी हम लोग ने देख लिया। अब आते हैं एसर्टेनमेंट एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट अब कमाती है सोसाइटी, तो उसका एसर्टेनमेंट और उसका अपॉर्शनमेंट कैसे करना है, एप्रोप्रिएशन कैसे करना है। एप्रोप्रिएशन मतलब वो जो प्रॉफिट आपने कमाया, वो प्रॉफिट को आप कहाँ कहाँ यूज़ करने वाले हो या कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करने वाले हो। तो यहाँ पे दिया है की प्रोविज़न ऑफ प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन। पहला दिया है
कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ जिससे आपको पता चलेगा नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट मिलने के बाद आप क्या करोगे, अप्रोप्रिएट करोगे, कुछ पैसा रिजर्व फंड में डालोगे, कुछ पैसा डिविडेंड के लिए रखोगे, कुछ पैसा बोनस के लिए, राइट, कुछ पैसा अदर पर्पस के लिए जो बायलॉज ने बोला है, राइट, जिसका अप्रूवल हम लोग ने मीटिंग में ले लिया है। तो सबसे पहला आपको ये प्रॉफिट डिसाइड करना है, तो नेट प्रॉफिट निकालो, फिर डिसाइड करो कितना रिजर्व फंड में, डिविडेंड में, कितना अदर पर्पस के लिए यूज़ होने वाला है, ठीक है। फिर बोला है रिजर्व फंड, अब देखो इसके बारे में बताया है। रिजर्व फंड क्या होता है, रिजर्व फंड में आप कितना तक ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो एटलीस्ट 25% आपको नेट प्रॉफिट का रिजर्व फंड में डालना होगा। तो रिजर्व फंड मतलब नॉर्मल कि 100 रुपये कमाया तो 25 रुपये तो आपके पास होना ही चाहिए, इसका मतलब ये है। 10% भी कर सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रार का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये फंड को आप यूज़ कर सकते हो सोसाइटी के बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पब्लिक पर्पज़ के लिए, गवर्नमेंट के अप्रूवल लेके। फिर बोला इलेक्शन एंड चैरिटेबल पर्पज़ के लिए अगर आपने किया है तो एलोकेट प्रॉफिट फॉर द मेंबर एजुकेशन चैरिटेबल पर्पज़, जैसे रिलीफ फॉर पुअर, एजुकेशन, मेडिकल एड के लिए भी आप इसको प्रॉफिट को यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक्सपेंडिचर लिमिट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके नेट प्रॉफिट का। तो अगर 100 रुपया है नेट प्रॉफिट तो 10 रुपये तक आप सिर्फ एजुकेशन एंड चैरिटेबल पे खर्चा कर सकते हो, वरना ऐसा होगा 100 रुपया हुआ 90 रुपये आप स्पेंड कर रहे हो सीधा रिलीफ फॉर द पुअर, ऐसा नहीं, 10% मैक्सिमम। फिर बोला है डेवलपमेंट एंड अदर फंड। अब डेवलपमेंट फंड होता है तो ये आपको पता है बिल्डिंग रहेगी तो बिल्डिंग के डेवलपमेंट के लिए, ये फंड के लिए भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिर कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक पर्पस, कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो पब्लिक पर्पस के लिए तो 20,000 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आप साइड में रख सकते हो। लेकिन ये कब, ये रिजर्व फंड और एजुकेशन फंड निकालने के बाद, तब यहाँ पे दिया ना सेट असाइड 20% नेट प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व एंड एजुकेशन फंड फॉर कोऑपरेटिव चैरिटेबल एंड पब्लिक पर्पस विद फेडरल सोसाइटी अप्रूवल लेने के बाद ही आप 20% तक साइड में रख सकते हो। तो ये कुछ डेटा आ गया यहाँ पे, ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिजर्व फंड होता है और ये एजुकेशन फंड होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो सेकेंड पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोग ने, ये 2 वीडियो है 10 से 12 मिनट का, इसमें हम लोग ने देखा है कि भाई सोसाइटी जो होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके कौन कौन मेंबर्स हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सब हम लोग ने देखा। अब जो देखेंगे हम लोग वो देखेंगे इसका फाइनल अकाउंट, जो भी इसका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो जिसके अंदर मोस्टली हम लोग का क्या पढ़ा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।